नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी नेहा शर्मा। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानकारी लेके, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन का एम्पायर है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसका जो अदर कंट्री से रिलेशनशिप कैसा था। इसी के समय में एक चाइनीज़ यात्री ट्रैवलर आया था यहाँ भारत में, जिसका नाम ह्यून-सांग था। और कैसे हर्षवर्धन के किंगडम का अंत हुआ पुलकेशन सेकंड से युद्ध करते हुए, जो नर्मदा नदी के बैंक पे हुआ था। उसके बाद मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी। उस पहेली में मैंने आपसे ये पूछा था, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने में इस्तेमाल होती है। तो इसका जवाब है चीनी भाषा। चीनी आप दिन की सभी जरूरतों में उपयोग करते हैं। आज चलते हैं हम हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। जो हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो चीफ रहता था, वो किंग रहता था। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहला नंबर जो आता था, वो प्राइम मिनिस्टर का आता था, जिसे चीफ एडवाइजर टू द किंग कहते हैं, जो राजा को सलाह देने का काम करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका पद आता था, जो ओहदा आता था, जो सीट थी, वो थी महासनधि विग्रह कीर्त की, जो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस था। उसके बाद जो जगह आती है, वो आती है महाबलाधिकृत की, जो आर्मी चीफ था। आप ये देखिए, इसमें महाबल दिया हुआ है, यानी कि जिसमें बल हो, जो बल को संभाल सके, तो वो हमारी होती है आर्मी, और आर्मी के चीफ को महाबलाधिकृत कहते हैं। उसके बाद आता है महाप्रतिहारा। ये सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ द पैलेस होता था। महाप्रतिहारा सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ द पैलेस होता था। उसके बाद आते हैं अष्टपतलिक। ये अकाउंटिंग ऑफिसर हुआ करते थे। अष्टपतलिक ये अकाउंटिंग ऑफिसर हुआ करते थे। ये है हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी, जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो इनकम थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो था लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू 1/6 टोटल प्रोडक्शन का लिया जाता था, और इस लैंड रेवेन्यू को भाग या उदरंग कहा जाता था। भाग या उदरंग कहा जाता था। आप ये सोच रहे होंगे, इन राजाओं महाराजाओं के बारे में हमें पता कैसे चलता है। देखिए, कोई ना कोई ट्रैवलर आया, या वो खुद से ऐसी कुछ बुक्स लिख गए, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। और हमारे कई ऐसी स्मृतियां हैं, जिनसे हमें इन राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है। परंतु जब हर्ष का साम्राज्य था, तो यहाँ एक चीनी यात्री आया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ह्यून सांग। ह्यून सांग डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ष। ह्यून सांग ने कैसे हर्ष का डिस्क्रिप्शन किया। ह्यून सांग वाज अ चाइनीज ट्रेवलर। वो चाइना का यात्री था, जो हमारे यहाँ आया था, चाइना का रहने वाला था, यहाँ यात्रा करने के लिए आया था। ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। सभी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था उसको। ही केम टू इंडिया टू लर्न अबाउट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड बुद्धिज्म। मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो चाइना में बुद्ध धर्म का जन्म नहीं हुआ, भारत बुद्ध धर्म को देने वाला है। भारत ही है वो जिसने बुद्ध को दिया है। तो वो यहाँ आए बुद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए। इसी वजह से उन्होंने 2 साल बिताए नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्ध धर्म को जानते हुए। तो उन्होंने यहाँ आके एक बुक लिखी। ही रोट द अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू इंडिया। वो जब इंडिया आए, तो उन्होंने अपने आने पे इंडिया का क्या हाल चाल था, कैसा हर्ष के समय यहाँ हर्ष कैसा शासन कर रहा था, उसके बारे में एक किताब लिखी, विच वाज टाइटल्ड सी
यू की। उस किताब का नाम सीयू की था, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिम के देशों के लिए ये बुद्ध धर्म को जानने के लिए सबसे बढ़िया किताब है। इसका नाम है सीयू की। इसी में उन्होंने हर्ष के शासनकाल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर और रिलीजन कंडीशन ऑफ इंडिया बताया कि हर्ष के रहते हुए यहाँ क्या था, पॉलिटिकल माहौल कैसा था, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी भारत की। तो आज हमारा ये हर्ष से जुड़ा हुआ चैप्टर 7वीं क्लास का पहला चैप्टर हिस्ट्री का खत्म होता है। चैप्टर यहाँ खत्म हुआ और चैप्टर के बाद जो पहेली सेक्शन है उसमें आज की पहेली जो है वो ये है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो आयु बढ़ने पर बढ़ता नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।